Hello and welcome as we start a new series today on statistics. Now, we do have other videos on statistics in our channel, uploaded to our channel, but they were topic wise, like they were for hypothesis testing, they were for averages, they were for probability. But here what we will be doing is, we'll be having a structured approach, a syllabus kind of approach, an academic approach, कि जैसे कि एक सब्जेक्ट हमारे को कवर करना है तो उस तरह से अपन यहाँ पे टॉपिक्स को लेंगे, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन स्टैटिस्टिक्स टू एडवांस टॉपिक्स। ठीक है ना। तो अब ये जो नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल में ऐसा रहेगा कि जब भी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कोई नया वीडियो आता है, क्योंकि इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ क्लासरूम टीचिंग, इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ नॉट एग्जैक्टली क्लासरूम टीचिंग, इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ एकेडमिक टीचिंग और टाइम टेबल वाइज टीचिंग, तो उसमें तो क्लास के अंदर एक दो क्लास ही लग पाती है जो शेड्यूल के हिसाब से क्लास आती है। तो अगर इस टेलीग्राम चैनल को हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कंटेंट भी आ जाएगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा वो उस टेलीग्राम चैनल में अपडेटेड रहेगा। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ पे आ जाएंगे, तो जो भी अपन यहाँ पढ़ते हैं, बात करते हैं, यू कैन प्रैक्टिस ओवर दोज क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो वो चैनल का नाम यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, अदरवाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा होगा। तो यू शुड गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल। और आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अभी यहाँ पे नहीं हैं, आपके साथ चैनल नहीं देख रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन शेयर दिस टेलीग्राम चैनल विद दोज ऑल्सो, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर नो इश्यूज़। जो कहीं के भी हों, किसी दूसरे कॉलेज के हों, बीकानेर से बाहर के हों, इट हार्डली मैटर्स। ना जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं हम, एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सिलेबस बता दे कोई जना, बुक बता दे कोई जना, मैं उस बुक को उठा लूँगा, सिलेबस मार्क कर लूँगा और उसको पढ़ना शुरू कर दूँगा। अदरवाइज़ एक सही अप्रोच क्या होती है, जब भी आप कोई बुक उठाते हैं तो उस बुक का प्रीफेस पढ़िए। उस प्रीफेस के अंदर हमारे को क्या पता पड़ता है कि ये बुक बनी क्यों, ये इनटू एग्जिस्टेंस क्यों आई। उस बुक के अंदर ही हमारे को, उस प्रीफेस के अंदर ही हमारे को ये आइडिया भी लग जाएगा कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस बुक, ये जो बुक है इसके। तो उस प्रीफेस से हमारे को एक आइडिया लगता है कि जिसके बारे में मैं पढ़ने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, व्हाट इज़ ऑल दैट अबाउट, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस बुक। तो वो प्रीफेस ज़रूर पढ़ना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। ऑफन आई हैव सीन के बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो टॉपिक के अंदर कहीं कवर नहीं हो रहे हैं। बट फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हमारे को हमेशा पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे को एक आइडिया लगता है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी लाइफ में किस तरह से काम आएगा। अब हमारे को किसी ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ाई, 10th तक पढ़ा दी, सोशल स्टडीज़ पढ़ा दी, हमारे को ये पता ही नहीं है कि वो सब पढ़ने से फ़र्क क्या पड़ा। जो ज्योग्राफी, सिविक्स आपने पढ़ी थी, क्या उससे आपको पता है कि कौन सी जगह का डिस्टेंस कितना है? क्या आपको पता है कि कौन सी सिविलाइजेशन कहाँ से आई थी, किस ईयर के अंदर आई थी? अगर उस टाइम पता भी था तो प्रोबेबली आज याद नहीं होगा, इतना साल पहले का पढ़ा हुआ। बट वो किस लिए पढ़ाए गए थे? जिससे कि हमारे को एक एवोल्यूशन पता रहे कि भाई हमारी मैनकाइंड किस तरह से आई है, जो कंट्रीज़ हम अलग अलग देख रहे हैं वो किस तरह से आई है, उनमें किस तरह का पहला स्ट्रक्चर रहा हुआ है, अभी कैसा है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स कहाँ पर हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। तो इस तरह की एक थोड़ी सी नो हाउ हमारे को एज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल होनी चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा दी गई आपको, लेकिन आप सब यहाँ पे कॉमर्स में बैठे हुए हैं। 10th तक तो थी छोटी मोटी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अब वो पढ़ा दी गई, मैथ्स पढ़ा दी गई। क्यों पढ़ाई गई? एक बेसिक चीज़ हमारे को पता होनी चाहिए। मैं कभी बीमार होऊंगा तो मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, मैं किसी और को ठीक नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। लेकिन फिर भी मेरे को एक स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए कि भाई एक बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मेरे को सिर दर्द हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सिर दर्द हो रहा है तो यहाँ पे एक्चुअली दर्द क्या हो रहा है, क्या यहाँ जो हड्डियाँ हैं वो दर्द हो रही हैं, क्या यहाँ पे जो मसल्स हैं वो दर्द हो रही है, क्या अंदर दिमाग में दर्द हो रहा है, क्या नसों में दर्द हो रहा है। एक छोटा सा एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट ऑल इज देयर इन दिस। तो इसलिए वो पढ़ाया गया था। तो उसी तरह से जब भी हम यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रोबेबली स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर सभी जगहों पे फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाता है। तो व्हेन वी टॉक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम जब फर्स्ट ईयर में आए हैं ग्रेजुएशन में, तो कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आए तो ये देखना कि वो क्यों है,
ये पढ़ने से मेरे को क्या समझ में आ जाएगा, क्या मैं इसको कभी यूज भी करता हूं या नहीं करता हूं, कभी यूज करूंगा भी या नहीं करूंगा। तो विल स्ट्रिक्टली बी टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज बाय एंड लार्ज एन अम्ब्रेला टर्म। कोई बहुत क्लियर कट डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की हमारे को नहीं मिलेंगी। हाँ ठीक है, हम जब बुक्स में पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेशन डेफिनेटली दी हुई होती हैं, 8, 10, 20 डेफिनेशंस दी हुई होती हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हुए होते हैं। तो हम डेफिनेशन से बाहर निकलें। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टैटिस्टिक्स? क्या है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज एन एनवायरनमेंट, इज अ डिसिप्लिन, इज अ साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ स्टडीज। तो स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, ये एक बड़ा एनवायरनमेंट है ऑफ मे बी स्टडीज, ऑफ मे बी सब्जेक्ट, जिस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? डेटा होता है, नंबर्स होते हैं। तो इट इज एन एनवायरनमेंट दैट टॉक्स अबाउट डेटा, दैट एक्सप्लेन्स डेटा, दैट एक्सप्लेन्स नंबर्स, एक्सप्लेन्स और नॉट पता नहीं, लेकिन ट्राइज टू एक्सप्लेन, एटलीस्ट इट मेक्स एन एफर्ट कि ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स हैं, ये मेरे को थोड़े से बेटर समझ में आ सके। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक अम्ब्रेला टर्म है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज, ये डेफिनेशन बता दी तो मैंने स्टैटिस्टिक डिफाइन कर दिया। स्टैटिस्टिक्स ऐसे डिफाइन नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स इज एन एनवायरनमेंट जहां पे जो भी डेटा है, जो भी नंबर्स हैं, उन पे हम ऑपरेट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनके फॉर्मूला लगाते हैं और उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो वो है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ टर्म्स भी आ जाती हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स है, वी हैव एन एस, यहां पे स्टैटिस्टिक है। अब ये स्टैटिस्टिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। स्टैटिस्टिक क्या होता है? अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर, representative number to explain population characteristic. What is a statistic? It is a representative number to explain population characteristic. बस ये statistic है। क्या होता है representative number? मैं दो सिटीज लेता हूं, लेट अस से सिटी ए एंड सिटी बी। इसके बारे में मैं इसकी पॉपुलेशन के बारे में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं कि यहां पे जो एवरेज हाइट है वो है 5 फीट 4 इंच और यहां पे जो एवरेज हाइट है वो है 5 फीट 7 इंच। मेरे को नहीं पता यहां पे कितने लोगों का मेजरमेंट लिया गया, मेरे को नहीं पता यहां पे कितने लोगों का मेजरमेंट लिया गया, मेरे को नहीं पता इन सिटीज़ के एक्चुअल नाम क्या हैं, इनकी पॉपुलेशंस कितनी है, किसने जाकर के इनकी एवरेज, इनकी हाइट मेजर की थी, मेरे को कुछ नहीं पता। बट इफ़ आई टेल यू कि सिटी ए के अंदर एवरेज हाइट इज़ 5 फीट एंड 4 इंचेस, सिटी बी के अंदर एवरेज हाइट इज़ 5 फीट एंड 7 इंचेस, क्या अब आपको अचानक से ए और बी के बारे में कोई एक चीज़ पता पड़ गई या नहीं पता पड़ गई? अगर मैं इमेजिन करूं तो क्लियरली मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई या नहीं आ गई कि सिटी बी में जब मैं जाऊंगा तो आई कैन एक्सपेक्ट कि वहां पे जो लोगों की हाइट होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वहीं पे सिटी ए में जब मैं जाऊंगा तो आई विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो लोगों की हाइट होगी वो थोड़ी सी हो सकता है कम हो। ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये जो 5-4 था, ये 5-7 था, ये थे क्या? बेसिकली एवरेजेस थे। हाँ, अभी लूज टर्म्स के अंदर हम इनको एवरेजेस बोल रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद हम इनको प्रोबेबली मीन, मीडियन या मोड बोलेंगे। एवरेज इज अ लूज टर्म, एवरेज कोई एकदम स्पेसिफिक टर्म नहीं है, तो एवरेज इज अ लूज टर्म। बट ठीक है, ये दोनों क्या हैं? एवरेजेस है। और इन एवरेजेस ने मेरे को क्या बता दिया? अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर, दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर। 5.4 is a representative number, 5.7 is a representative number, a representative number to explain population characteristic. पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, इस रिप्रेजेंटेटिव नंबर ने मेरे को बता दिया या नहीं बता दिया। तो ये होता है स्टैटिस्टिक।
हाँ, अब अगेन मैंने आपको पहले भी क्या कहा था कि स्टैटिस्टिक्स की कोई ऐसा नहीं है कि एक डेफिनेशन है जो सब कुछ समझा देगी। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव नंबर लेते हैं कि हम दो टीम्स का मैच खेलते हैं, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए के जीतने का चांस है, या लेट्स से ये दो मैचेस हैं, मैच 1, मैच 2। टीम ए के जीतने का जो चांस है, हम अंदाजा लगाते हैं ना क्या चांस है जीतने का, तो लेट्स से वो प्रोबेबिलिटी कह लें या चांस कह लें। थोड़े टाइम बाद उसको प्रोबेबिलिटी कहेंगे जब हम एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट बन जाएंगे। अभी के लिए उसको एक बार चांस कहते हैं कि मैच ए, फर्स्ट मैच है, उसमें टीम ए है अगेंस्ट टीम एक्स और बी का मैच हो रहा है टीम वाई से। अब मैं ये देखता हूं कि टीम ए के जीतने का चांस क्या है। %90 चांस ये है कि टीम ए जीत जाएगी। मैच 2 के अंदर %55% और यू कुड इवन से 60% चांस है कि कौन जीत जाएगा, टीम बी जीत जाएगी। तो दो मैचेस हो रहे हैं, एक मैच में मेरे को पता है कि टीम ए के जीतने का चांस 90% है, दूसरे मैच में मेरे को पता है कि बी के जीतने का चांस 50, 55, 60% है। बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं पता पड़ा कि ये कौन सी टीम है, ये कौन सी टीम है, ये कौन सी टीम है, ये कौन सा गेम है, बहुत ज़्यादा तो पता नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर पता पड़ गई कि यहां पे टीम ए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके जीतने का लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं अगर ये गेम हम देखते हैं तो बोरिंग गेम होने वाला है, डोमिनेंस होएगी, टीम ए टीम एक्स को रौंद देगी। इफ इट इज़ अ फुटबॉल मैच इट कुड बी 6-0, 7-0, 10-0, 12-0, 20-0। इफ इट इज़ अ क्रिकेट मैच हो सकता है टीम ए 450 रन बना लेगी और इनको 150 रन में आउट कर देगी। फ्लिप साइड, अगर ये 220 रन बनाते हैं तो हो सकता है ये 10-12 ओवर में, 15 ओवर में, 18 ओवर, 20 ओवर के अंदर 250 रन बना के चले जाए। इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां क्लियरली दिख रहा है कि टीम ए डोमिनेट्स टीम एक्स, 90% चांस है। यहां पे क्या है 55-60। मेरे को नहीं पता ये कौन से गेम की बात हो रही है, बट इसका मतलब मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि जो बी और वाई हैं ये ऑलमोस्ट वेरी वेल मैच्ड टीम्स हैं। पता पड़ा या नहीं पड़ा? सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेटिस्टिक। ये जो 90 है, जो 55 है, जो 60 है, ये भी क्या है, स्टेटिस्टिक है। हाँ, अब ये किसी पॉपुलेशन का नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, एक जो गेम होने वाला है, उसका आउटकम बता रहे हैं। तो यहां पे भी क्या आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव नंबर है हमारे पास। वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर विच इज टेलिंग मी अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, कि टीम ए और एक्स का कैसा कंपैरिजन होगा, बी और वाई का कंपैरिजन कैसा होगा। ए और एक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ए बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्स से। बी और वाई की बात करते हैं, काइंड ऑफ मैच्ड टीम्स हैं। फाइन, तो ये क्या हुए, हमारे कुछ स्टेटिस्टिक्स हुए। अब कोई दूसरा एक स्टेटिस्टिक्स और ट्राई करते हैं एंड देन विल मूव फर्दर। एवरेज नहीं कहते हैं इसको, लेट्स से % ऑफ मार्क्स इन क्लास 12। अब अगर मैं यहां पे % ऑफ मार्क्स इन क्लास 12 पूछता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट ए है एंड आई हैव स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए के मार्क्स आए हैं 73%, स्टूडेंट बी के मार्क्स आए हैं 42%। क्या अब ये स्टैटिस्टिक लग रही हैं या नहीं लग रही हैं? क्या ये 73 मेरे को एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर नहीं मिल गया है जिससे मैं अंदाजा लगा सकूं कि ए का इंटेलेक्ट लेवल कैसा है? क्या मेरे को एक आइडिया नहीं लग गया है कि जब ए की मार्कशीट मेरे सामने आएगी तो उसमें कैसे मार्क्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? क्या ए की मार्कशीट जब मेरे सामने आएगी तो कैन आई एक्सपेक्ट कि उसमें 40, 50, 55, 62 ये मार्क्स होंगे? आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसके अंदर इस तरह के मार्क्स होंगे। जब 73% मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सभी के अंदर उसके कैसे होंगे, 73 के आसपास होंगे। येस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी एक के अंदर उसके 82 होंगे, हो सकता है किसी एक के अंदर उसके 56 होंगे, हो सकता है किसी दूसरे के अंदर 78 होंगे। तो इसका मतलब मार्क्स तो उसके अच्छे ही होने पड़ेंगे।
हो सकता है 56 नहीं, लेट्स से ये 46 भी हो किसी के अंदर उसके, लेकिन अगर 46 है तो इसका मतलब बाकी मार्क्स अच्छे होंगे, क्योंकि परसेंट तो कितना आया उसका 73 आया। तो अगेन यहाँ एक परसेंट ने क्या बताया, एक स्टैटिस्टिक ने क्या बताया मेरे को कि वो जो मार्कशीट के अंदर डेटा पड़ा हुआ होगा वो डेटा किस तरह का होगा, वो डेटा करीब करीब इस तरह के नंबर्स होंगे। तो अब एक आइडिया लगा व्हाट इज अ स्टैटिस्टिक। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई एम टॉकिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। व्हाट इज स्टैटिस्टिक? अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारे लिए स्टैटिस्टिक। अब अगर हम इस डिस्कशन को आगे एडवांस करते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्टैटिस्टिक तो मेरे समझ में आया, देन व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पर हम 1 मिनट के लिए अच्छे से समझ लेंगे ये स्टैटिस्टिक क्या था। दिस वाज अ सिंगुलर टर्म। सिंगुलर टर्म क्यों था? 72%, 90% चांस, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 7 इंच। एक स्टैटिस्टिक आई, एक मेजर आया जिसने कि मेरे को उस पॉपुलेशन के बारे में बताया। ठीक है ना, लेकिन अगर मेरे पास कई सारे मेजर्स आ जाते हैं किसी पॉपुलेशन के बारे में तो वो फिर क्या हो जाता है? स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, विच इज ऑब्वियस प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। ऑब्वियसली जब स्टैटिस्टिक है, इतनी तो इंग्लिश हमने पढ़ी है कि उसके पीछे एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो एक रिलेशन तो ये है स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स के बीच में, स्टैटिस्टिक इज वन मेजर, सम इंडिकेटिव नंबर, कोई एक नंबर जो कि मेरे को समझा देता है कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मेरे को कोई जना कह देता है कि यहां पे इस कॉलोनी के अंदर जनरली जो प्लॉट साइज है वो कितना है? 30-60 का है, और वहीं पे एक दूसरी कॉलोनी है उसके अंदर जनरली प्लॉट साइज है वो कितना है? 50/90 का है। अगर कोई जना मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे देता है तो क्या मेरे को समझ में नहीं आ गया है कि इस कॉलोनी के अंदर प्लॉट्स बड़े होंगे, इस कॉलोनी के अंदर कंपैरेटिवली इस कॉलोनी से कंपेयर करें तो प्लॉट्स छोटे होंगे? ये होती है स्टैटिस्टिक। अब अगर इसी के साथ कुछ और डेटा भी दे दिया जाए, क्या डेटा दे दिया जाए कि एवरेज साइज जो है प्लॉट्स का वो तो ये है, विद रेंज ऑफ, सबसे छोटा कितने का है? 15-30 का है, और सबसे बड़ा जो है वो कितने का है? 100-140 का है। अब ये क्या आ गई? रेंज भी आ गई। तो सेम कॉलोनी के अंदर ही मेरे को दो स्टैटिस्टिक मिल गए। एक स्टैटिस्टिक तो मिला एवरेज, एक स्टैटिस्टिक मिला रेंज। डेफिनेटली जितने ज्यादा स्टैटिस्टिक्स आते जाएंगे मैं उस पॉपुलेशन को उतना ज्यादा अच्छे से समझता जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया है कि नहीं, जब 30-60 की एवरेज मैंने मानी थी तो मेरे को लग रहा था कि सारे प्लॉट्स छोटे होंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, देयर आर वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो, और बहुत ज़्यादा ग्रैंड प्लॉट्स भी हैं जो कि शायद शोरूम्स के लिए, मॉल्स के लिए बने हुए होंगे। तो जैसे ही मल्टीपल स्टैटिस्टिक आ जाते हैं किसी पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तब हमारे को क्या मिल जाता है? स्टैटिस्टिक्स। एक स्टैटिस्टिक आ रहा है तो वो स्टैटिस्टिक है, और प्लूरल कर दिया जाए तो वो क्या बन गया? स्टैटिस्टिक्स बन गया। तो जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, या इसको फ्रॉम हियर ऑन हम प्यार से क्या बोलने लग जाते हैं? स्टैट्स। तो वो स्टैट्स क्या है? बेसिकली इट इज अ प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब कई सारे कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिससे मैं समझ सकूं ये पॉपुलेशन कैसी है। जैसे अभी आपके मार्क्स की बात हुई, एक बच्चे के लिए मेरे को पता पड़ता है कि इसकी 72% है। अब ये बच्चा बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है? दूसरे बच्चे के लिए मेरे को पता पड़ता है कि उसके 42% है। इन दोनों में से कौन सा बच्चा अच्छा है? हु इज बेटर? हो सकता है कि ये जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर इसकी जब रैंक दी गई मेरे को, ये क्या थे? एवरेज, एवरेज नहीं, दीज वर परसेंट मार्क्स। परसेंट मार्क्स तो कितने आए? 72%। लेकिन जब रैंक देखी मैंने इसकी, तो इसकी रैंक आई थी 14th, जबकि इसकी रैंक देखी तो क्या आई थी? 2nd। अब यहां देखें, ये एक स्टैटिस्टिक है जो कि एवरेज बता रहा है, परसेंट बता रहा है। ये एक स्टैटिस्टिक है जो कि उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर ये कहां रेट करता है, कहां रैंक करता है, वो बता रहा है। सिर्फ इतना देखने से ये तो पता पड़ रहा था
कि जो स्टूडेंट ए है उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं कंपेयर टू स्टूडेंट बी। लेकिन मेरे को क्या पता स्टूडेंट बी का हो सकता है टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है कोई दूसरी क्लास हो सकता है कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, ये कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, कोई दूसरी क्लास हो, कोई ईजी सब्जेक्ट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो नाउ जैसे ही हमारे को इस परसेंट के साथ एक और स्टैटिस्टिक मिल गई, क्या मैं अब इन स्टूडेंट्स को बेटर नहीं समझने लग जाऊंगा? डेफिनेटली मैं इन स्टूडेंट्स को बेटर समझने लग गया हूं, फिर भी अभी तक क्लियरली नहीं समझा। हो सकता है कि ये क्लास पूरी ही बहुत पुअर हो, तो इसमें सभी जने फेल हो गए हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अच्छे ही हैं या ये स्टूडेंट भी अच्छा ही है क्योंकि ये सेकंड रैंक लाया, क्योंकि ही इज बेसिकली बेस्ट अमंग वर्स्ट। तो बेस्ट अमंग वर्स्ट भी कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं होता है। तो हो सकता है कि ऐसी भी कोई सच्चाई इसके अंदर छुपी हुई हो, बट फॉर नाउ ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अपनी क्लास में तो ये स्टूडेंट अच्छा रैंक करता है और ये अपनी क्लास में थोड़ा सा नीचे रैंक करता है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स। अब आई बिलीव थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ते थे, स्टैट्स जो पढ़ते थे, आप में से कुछ बच्चों ने शायद 11th में पढ़ी भी होगी स्टैट्स, 12th में पढ़ी होगी, वट जो भी आपका बोर्ड रहा होगा, जहाँ पे भी आपने पढ़ी, कभी ना कभी थोड़ा बहुत एक्सपोजर स्टैटिस्टिक्स का हुआ है। तो जो इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते थे वो था क्या? ये जो नंबर्स हैं, इट कुड बी अ रैंक, इट कुड बी परसेंट, इट कुड बी एवरेज, इट कुड बी रेंज, इट कुड बी प्रोबेबिलिटी, चांसेस, कोई भी एक ऐसा इंडिकेटिव नंबर और रिप्रेजेंटेटिव नंबर टू एक्सप्लेन मी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। और किसी एक चीज से बहुत क्लियर पिक्चर नहीं बनती है। तो अगर हम मल्टीपल मेजर्स देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, अच्छा इसकी परसेंट कितनी है, अच्छा इसकी रैंक कितनी है, अच्छा इसके पिछले साल कितने मार्क्स थे, अच्छा हर साल अगर पिछले 10 साल का एवरेज लें तो इस एग्जाम के अंदर कितना एवरेज जाता है, तो अगर कई सारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा ज़्यादा समझूंगा। इन दैट केस इट इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक, ये क्या बन गया? स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो हुआ हमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर एक और जो फिलॉसफी है, एक और जो अप्रोच है, वो क्या कहती है? वो अप्रोच कहती है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये खुद भी क्या है? सिंगुलर है। हमने अभी थोड़ी देर पहले किसको कहा था? हमने कहा था कि स्टैटिस्टिक इज सिंगुलर। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक इज सिंगुलर। इन दैट सेंस अगर हम स्टैटिस्टिक को सिंगुलर ले रहे हैं तो उस केस में क्या हो गया कि स्टैटिस्टिक्स हमारा प्लूरल बन जाता है, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक को सिंगुलर लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब मल्टीपल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। लेकिन एक जो दूसरी अप्रोच है वो क्या कहती है कि स्टैटिस्टिक्स इज एन अम्ब्रेला टर्म। जो हमने सबसे पहले इनिशियली ओपनिंग में कहा था कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज सम साइंस, सम सब्जेक्ट, सम कंसेप्ट रिलेटेड टू डेटा एंड नंबर्स। तो वो जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंगुलर टर्म। ये तो सिर्फ नाम है। वो जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या कहता है कि ये एस कोई अलग नहीं है, ये एस क्या है? इसके नाम में ही है। जैसे इकोनॉमिक्स, तो अब उसमें एस आता है। मैथमेटिक्स, उसके अंदर एस आता है, तो उसकी स्पेलिंग में है एस, तो ठीक है। दैट स्कूल ऑफ थॉट सेज कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट। तो इसलिए यू कुड टेक आइदर व्यू, बट लॉजिकल व्यू जो है, हाँ अगर हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, इट इज अ सिंगुलर टर्म। लेकिन अगर हम मेजर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिकेटिव नंबर्स की, रियल स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स इज प्लूरल। फाइन। तो ये सिर्फ कंसेप्चुअल बातें हैं, इनके अंदर हमारे को ऐसे परेशान नहीं होना है कि ये सिंगुलर लिखें या प्लूरल लिखें। हम दोनों ही व्यूज लिख सकते हैं। अगर हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल जाता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो आप ये दो व्यूज लिख सकते हैं कि वन व्यू इज दैट स्टैटिस्टिक्स इज सिंगुलर टर्म व्हेन वी टॉक ऑफ सब्जेक्ट, व्हेन वी टॉक ऑफ डिसिप्लिन, व्हेन वी टॉक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज साइंस और आर्ट, तो वो तो फिर क्या है? एक ही चीज है कि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि साइंस है या आर्ट है। वो सिंगुलर एक व्यू है। देन देयर इज अनदर व्यू विच सजेस्ट दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ प्लूरल टर्म, कि स्टैटिस्टिक इज सिंगुलर टर्म एंड देन स्टैटिस्टिक्स इज प्लूरल टर्म। तो हम ये दोनों ही व्यूज लिख कर दे सकते हैं एग्जाम में अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो। नाउ दिस वाज स्टैटिस्टिक्स, डेटा से रिलेटेड है, नंबर्स से रिलेटेड है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, व्हाट रियली स्टैटिस्टिक्स इज। सी,
जब तक मेरे को कोई चीज़ पता नहीं होगी तब तक मेरे वो काम नहीं आएगी, तब तक मैं उससे कुछ सीख नहीं सकता हूं। प्रैक्टिकल बात है। अगर मेरे को कोई चीज़ पता ही नहीं है तो मैं उससे सीखूंगा कैसे, और मैं अगर किसी से सीखूंगा नहीं तो फिर मैं उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकूंगा। सो द आइडिया इज कि जब तक मैंने किसी चीज़ को लिख के नहीं रखा है, जब तक मुझे कोई चीज़ पता नहीं है, मैं उससे सीख नहीं सकता। व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज इज, अगर हम यहां पे एक कॉन्टिनम देखें, क्या मतलब हुआ जो हमने अभी बात की उसका, रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं? एक सच्चाई, एक फैक्ट, एकदम कच्चा, एकदम साफ सुथरा, जो जैसी चीज है वैसा का वैसा एक फैक्ट, दैट इज रॉ फैक्ट। जैसे कोरोना के कितने नंबर्स हैं। अब अगर हम कितने नंबर्स हैं बोलते हैं तो वो रॉ फैक्ट नहीं रहा। अगर रॉ फैक्ट क्या है, एक सड़क पे चलता हुआ आदमी है, उसको या तो हो सकता है कोरोना हो या हो सकता है कि उसको कोरोना नहीं हो, दैट इज अ फैक्ट। कोई भी इंडिविजुअल जा रहा है, हो सकता है कोरोना हो सकता है नहीं हो, तो इट इज अ फैक्ट। अगर उसको कोरोना है तो इट इज अ फैक्ट कि उसको कोरोना है, अगर उसको कोरोना नहीं है तो इट इज अ फैक्ट कि उसको कोरोना नहीं है। निकल गया एक जना। नेक्स्ट आया, इसको हो सकता है कोरोना हो सकता है कोरोना नहीं हो, तो अगेन फैक्ट क्या है, हो सकता है कि इसको कोरोना है, इट इज अ फैक्ट, हो सकता है कि इसको कोरोना नहीं हो, इट इज अ फैक्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग कि लोग आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, उनको कोरोना है या नहीं है वो एक सच्चाई है, लेकिन मेरे को उस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, और क्योंकि मेरे को उस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, आई कांट हेल्प इट, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एक सड़क है, एक इंटरसेक्शन है, एक ब्लाइंड टर्न है। ब्लाइंड टर्न कौन से होते हैं कि ये मकान बना हुआ है, इसकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और यहां से जब हमको यहां मुड़ना है तो लिटरली हमारे को यहां से कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि यहां से हमारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो अचानक से जब आप यहां पहुंचते हैं तो हो सकता है सामने से भी कोई गाड़ी आ रही हो। तो हाईवे के ऊपर कहीं पर एक ब्लाइंड टर्न है, किसी शहर में कोई एक ब्लाइंड टर्न है। अब इस ब्लाइंड टर्न के ऊपर लोग आमने सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना एक्सीडेंट हो जाता है कि कोई जने की डेथ हो जाती है, कोई एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, इतने मेजर एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, लेकिन एक ब्लाइंड टर्न तो है। और आते हुए क्या होता है कि कोई बच्चा जो नया साइकिल से सीख रहा है, जिसको साइकिल नहीं आती, तो वो ब्रेक नहीं लगा पाता है और सामने से आने वाली गाड़ी के अंदर जाके बैंग कर जाता है। तो अब इसमें कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट गलत तो हुआ, दो गाड़ियों का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए था, हुआ। देन कुछ यंगस्टर्स होते हैं जिनको के नई गाड़ी मिल जाती है, तो बस उनको फिर वो स्पीड चेक करनी होती है, तो वो स्पीड टेस्ट भी कहाँ करते हैं, गली में ही कर लेते हैं। उसका स्पीड टेस्ट फुल चला करके देखूं तो सही कितनी चल रही है, मोड़ पे देखूं तो सही कितने पे मुड़ रही है। तो ऐसा ही एक यंगस्टर यहाँ से आ गया, एक यंगस्टर यहाँ से आ गया, दोनों आमने सामने हो गए। ऑब्वियसली इतने टाइट टर्न के ऊपर वो बहुत ज़्यादा तेज तो होंगे नहीं, स्लो हुए होंगे, लेकिन गाड़ी तो कॉन्टैक्ट में आ गई। नाउ ये सब क्या थे, रॉ फैक्ट्स थे। इधर से कोई आया, इधर से एक बच्चा आकर के टकरा गया, दो यंगस्टर्स दोनों तरफ से आए और टकरा गए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ है हमारे लिए, रॉ फैक्ट्स। आप यहां से आ रहे थे, अचानक से इधर एक सामने गाय खड़ी थी या कुत्ता खड़ा था, कोई पशु खड़ा था, और अचानक से आपको ब्रेक लगाना पड़ा, ब्रेक लगाया तो गाड़ी इंबैलेंस हो गई और आप नीचे गिर गए। ऑल दीज आर रॉ फैक्ट्स। अगर इन रॉ फैक्ट्स को कोई जना देख नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, काउंट नहीं कर रहा है, तो क्या हम कभी ऐसा कह सकते हैं कि उस इंटरसेक्शन के ऊपर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां थोड़ा ध्यान से जाना? नहीं कह सकते, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने मॉनिटर नहीं किया। लेकिन अगर हम ये चीज़ रिकॉर्ड करनी शुरू कर दें, अगर मैं गिनना शुरू कर दूं कि कितनी बार ऐसा होता है कि किसी को ब्रेक मारने पड़ते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई गिर जाता है, कितनी बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में कॉन्टैक्ट हो जाता है, अगर मैं इसको लिखना शुरू करूं, कैसे लिखना शुरू करूं? यहां पे एक कैमरा लगा दिया जाए जो कि इस चीज़ को मॉनिटर करता रहे दिन भर, या फिर एक रिसर्चर को बिठा दिया जाए, उसको बोल दिया जाए कि आपको 30 डेज तक यहाँ पर बैठना है और यहाँ पे दिन भर बस ये मॉनिटर करना है कि कितनी बार ऐसे एपिसोड होते हैं कि जना सामने से आ जाता है, ब्रेक लगता है। तो हुआ क्या, मैंने डेटा लेना शुरू कर दिया, और जैसे ही कोई एक एक्सीडेंट होता है मैं यहाँ पे टैली तैयार कर देता हूँ। जितनी बार भी ऐसी गड़बड़ होती जा रही है, मैं अपना डेटा लिखता जा रहा हूँ, और मेरे को पता पड़ता है कि एक वीक के अंदर 12 बार ऐसा हुआ। अब क्या खुली सड़क पे कभी भी 12 बार गाड़ियां टकराती है एक ही पॉइंट पे? नहीं टकराती। इस पॉइंट पे इन लास्ट 7 डेज 12 टाइम्स ऐसा हो गया कि गाड़ियां टच हो गई आपस में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरसेक्शन है हमारा, ये जो सर्कल है हमारा, ये जो टर्न है हमारा, ये थोड़ा सा रिस्की है। अब यहां पे लोग वैसे भी टकरा रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।
लेकिन कोई कलेक्टर आता है जिसके पास एप्लीकेशन जाती है, कोई रोड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है, कोई एनजीओ है, वो देखना चाहता है कि ऐसे ब्लाइंड टर्न्स कोई सीरियस इशू वाली बात तो नहीं है, तो वो लोग रिसर्च करवाते हैं, वो लोग डेटा कलेक्ट करवाते हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही ये रॉ फैक्ट्स का उन्होंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने कलेक्शन शुरू किया, तो ये रॉ फैक्ट्स किस में कन्वर्ट हो गए? डेटा के अंदर कन्वर्ट हो गए या नहीं हो गए? लोग वैसे भी टकराते, ब्रेक मारते, सॉरी बोल करके आगे निकल जाते। दो गाड़ियों का कांटेक्ट होता, दोनों ही देखते कि ठीक है मेरी गाड़ी मुची नहीं है, ठीक है मेरा टायर मुचा नहीं है, चले जाते। लेकिन फैक्ट है कि वो कोलिजन्स तो हो रहे थे। तो व्हाट हैपेंड, वो रॉ फैक्ट्स थे। जैसे ही किसी एनजीओ ने, किसी रोड सिक्योरिटी ऑफिसर ने, कलेक्टर ने ऑर्डर दिया और वहां पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, वहां पे गिनती शुरू हुई, नाउ दीज रॉ फैक्ट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डेटा। ऐसा ऑब्वियसली वो एक जगह नहीं करेंगे, वो एनजीओ है तो 50 जगह कर रहा होगा। तो उस एनजीओ के पास 50 जगह से जो डेटा आता है उसमें क्या आता है कि पास्ट 7 डेज में they were observing लोकेशन 1, 2, 3, 4 अलग अलग लोकेशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, और उनके पास जो पास्ट 7 डेज का डेटा आया वो कितना आया? 12, 8, 7, 34, 8, 14। अब ये जो 12 है ये लग तो बहुत ज़्यादा रहा था, लेकिन इमीडिएट अटेंशन कहाँ चाहिए हमारे को? अब मेरे को समझ में आने लगा कि इमीडिएट अटेंशन मेरे को कहाँ चाहिएगी? यहाँ पे चाहिएगी। फाइन। तो द आइडिया इज कि जैसे ही हम रॉ फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, तो अभी तो वो क्या बन गया? डेटा बन गया। हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग। कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, रिकॉर्ड करते ही वो सारा क्या बन गया? डेटा बन गया। जैसे ही किसी ने काउंटिंग शुरू कर दी कि हाँ भाई 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 12 बार हुआ, वो डेटा बन गया। अब अगर हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ने की कोशिश करें और इस डेटा से थोड़े से आगे जाएं, व्हाट हैपेंड, रॉ फैक्ट्स को जैसे ही रिकॉर्ड करना शुरू किया गया, रिकॉर्ड इज मतलब फोटो रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, जैसे ही उसको मॉनिटर करना शुरू किया, रिकॉर्डिंग शुरू की, एडमिनिस्टर करना शुरू किया, जैसे ही उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, हमारे पास क्या आने लग गया? डेटा आने लग गया। जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उसको यही लगता है कि मेरे घर के आगे से सब जने बहुत तेजी गाड़ी से निकलते हैं और मेरे बच्चे के कभी कोई चोट लगाएगा, तो उसको तो यही लगता है कि यहाँ बहुत हो रहा है। लेकिन अब उस एनजीओ ने जब ये रिसर्च की तो पता पड़ा कि नहीं, आपके यहाँ जो ये ऐसे अकरेंसेस आ रहे हैं ये नॉर्मल है। सभी जगह 8-10-12 इंस्टेंसेस आ रहे हैं एक वीक के अंदर जहाँ पे कोई जना ब्रेक लगाता है। कोई एक जगह ऐसी आई थी जो 34 थी। तो अब ये क्या हुआ कि जब रॉ फैक्ट्स का हमने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, डेटा बनाना शुरू किया, और जब मेरे पास वो टेबल आई, उस टेबल ने मेरे को क्या दी? इंफॉर्मेशन दी। रॉ फैक्ट्स की ऑब्जर्वेशन क्या थी? डेटा था। वो डेटा क्या था? इंटरसेक्शन 1 के ऊपर कोई जना बैठ करके रिकॉर्ड कर रहा है, इंटरसेक्शन 2 पे कोई रिकॉर्ड कर रहा है, इंटरसेक्शन 3 पे कोई रिकॉर्ड कर रहा है, इंटरसेक्शन 4 पे कोई रिकॉर्ड कर रहा है। 7 दिन के अंदर 10 अलग अलग इंटरसेक्शंस पे रिकॉर्डिंग चलती रही। लोग टैली बनाते रहे, गिनते रहे, जब जब ब्रेक्स लगे, जब जब कोई जना गाड़ी का कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने रिकॉर्ड किया। वो तो बना डेटा। लेकिन जैसे ही उस डेटा का हमने एक टेबल बना दिया, तो उस टेबल में मेरे को पास क्या आया? लोकेशन 1, 2, 3, कितने कोलिजन्स? 12, 8, 34, लोकेशन, नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो लोकेशन 1 पे 12 कोलिजन्स होना, दिस इज डेटा। लोकेशन 2 पे 8 कोलिजन्स होना, दिस इज डेटा। लोकेशन 3 पे 34 कोलिजन्स होना, दिस इज डेटा। ये डेटा अब अलग अलग मोहल्लों के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर पड़ा रहता, तो पड़ा रहता। फिर क्या काम आ रहा था आपके? कुछ काम नहीं आ रहा था। तो हुआ ये कि रॉ फैक्ट्स को हमने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन वो कुछ काम नहीं आ पा रहे थे। तो उस डेटा को फिर अब जो ये काम हमने किया है, ये क्या किया हमने? ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफाइंग, एंड टू एन एक्सटेंट हम कह सकते हैं एनालाइजिंग। तो रॉ फैक्ट से
गाड़ियां टकरा रही थी, लोग ब्रेक मार रहे थे, हो रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक एनजीओ ने ये काम अपने हाथ में लिया और 10 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर लोगों को बिठा दिया, डिप्यूट कर दिया कि आप यहाँ से रिकॉर्ड कीजिए। तो वो बन गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो डेटा। अब उस डेटा को लाके जैसे ही हमने ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, अगर जोन्स है तो क्लासीफाई होगा। अब हमने इसको सिर्फ एक टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो भी है उस डेटा के ऊपर ऑर्गेनाइजिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग कुछ किया जाए जिससे कि कोई एवरेजेस आए, स्टैटिस्टिक्स आए कि एवरेज इंसिडेंट्स कितने होते हैं, एवरेज टाइम ब्रेक्स कितने मारते हैं। अब उस एवरेज से ज़्यादा अगर आपके यहाँ पे एरिया में ब्रेक्स मारे जा रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं, तो आपका एरिया रेड जोन में आएगा। और अगर उस ग्लोबल एवरेज से आपके यहाँ पे कम इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो फिर आप ग्रीन जोन में आ जाओगे। तो ये क्या हुआ, ये जो एनालिसिस हो रहा है इसने क्या किया, इस डेटा को क्या बना दिया, इंफॉर्मेशन बना दिया। अब इस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हो, और इंफॉर्मेशन को जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या मिलता है, नॉलेज। पहले मेरे को नहीं पता था, पहले तो मेरे को यही लगता था मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और मेरे घर के बाहर ही सब लोग गाड़ी तेज चलाते हैं। पहले तो मेरे को यही लगता था कि मेरे बच्चे के बोर्ड के एग्जाम हैं और बाहर से ये बुलेट वाले जो हैं ये इतनी तेज आवाज़ करके जाते हैं, हॉर्न बजाते हुए जाते हैं, खड़खड़ खड़खड़ गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी वाले इतना शोर करते हैं, गाने चलाते रहते हैं। तो पहले तो मेरे को सारा यही लगता था कि सारी आफत मेरे साथ ही हो रही है। लेकिन जब किसी ने उन डेटा को रिकॉर्ड किया, अच्छे से कंपाइल किया, अब मेरे पास क्या आ गई, नॉलेज आ गई। वो नॉलेज कहाँ से आती है, जब इस इंफॉर्मेशन से हम लर्निंग लेते हैं। जब इस इंफॉर्मेशन से आप लर्निंग लेते हैं तब वो क्या बन जाती है, नॉलेज बन जाती है। और इस लर्निंग को आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए और सो जाइए, तो ये नॉलेज खत्म हो गई। ये जो इतनी हमने मेहनत की थी कि रॉ फैक्ट्स को डेटा में कन्वर्ट किया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, नॉलेज ली मैंने, अब उसको पढ़ लीजिए, सो जाइए, कहीं यूज मत कीजिए, तो वो खत्म हो गई, जीरो हो गई। जैसा कि हमने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी, जो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हमने 10th तक पढ़ी होगी, जो थोड़ी बहुत सोशल स्टडीज हमने पढ़ी थी 7th 8th 10th जो भी क्लास तक पढ़ी थी। नाउ द आइडिया इज कि अगर आपने नॉलेज ली तो आपको नॉलेज तो मिली, मुझे तो पता पड़ गया कि कहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर मैंने उस नॉलेज से कुछ फ्रूटफुल नहीं किया, उस नॉलेज से कुछ अच्छा नहीं किया, तो फिर तो वो नॉलेज वेस्ट हो गई। इसका मतलब इस नॉलेज से आगे जाते हैं तब क्या आता है, विजडम। व्हाट इज दिस, implementation of knowledge। implementation of knowledge, जो लोग एक बुक लेते हैं उसके अंदर जो लिखा हुआ है, रॉ फैक्ट्स, कोई राजा हुआ था, कोई नदी बहती थी, इंसान इस तरह से इवॉल्व हुआ है, दैट इज अ फैक्ट, कहां परेशानी आ रही है। लेकिन किसी समझदार ने उन फैक्ट्स को लिखा, कंपाइल किया, हिस्ट्री बनाई, ज्योग्राफी बनाई, इकोनॉमिक्स बनाई, किसी ने उन पे मेहनत करके फॉर्मूला बनाया। तो हुआ ये कि जो सच्चाई है, पहले भी क्या होता था, अगर किसी के पास में एक 2 स्टिक्स है, किसी दूसरे के पास में 2 स्टिक्स है, तो इन एब्सेंस ऑफ मैथ्स भी ये दोनों के पास मिलाकर के कितनी स्टिक्स होती थी, 4 स्टिक्स ही होती थी। 2 स्टिक्स मेरे पास है, 2 स्टिक्स आपके पास है, तो हम दोनों के पास मिला करके टोटल वी हैव 4 स्टिक्स इन ऑल। इन एब्सेंस ऑफ मैथमेटिक्स भी ये तो सच था, लेकिन जब इन फैक्ट्स को किसी ने अच्छे से रिकॉर्ड किया, एडमिनिस्टर किया, समझने की कोशिश की, उस नियत से उसको लिखना शुरू किया, तो इट बिकेम डेटा। जो हमारी बुक्स हैं, वो बुक्स के अंदर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स होते गए, उन्होंने लिखा, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, और फिर अल्टीमेटली बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत सारी रीडिंग्स लेके, अलग अलग कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट करके हमारे को कह दिया गया कि G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो डेटा कलेक्ट हुआ, सच्चाई थी, वो बार बार सेब गिरता था, पत्थर गिरता था, कागज गिरता था, रुई का टुकड़ा गिरता था, लैब्स के अंदर 50 बार एक्सपेरिमेंट्स हुए, 1000 बार एक्सपेरिमेंट हुए, लाख बार एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो रॉ फैक्ट्स थे कि वो हो रहा है, किसी चीज को आग लगा रहे हैं तो वो जल रही है, कितने टेम्परेचर पर जल रही है, इसको रिकॉर्ड किया किसी ने। और जब उसने ये रिकॉर्ड करके एक बुक के फॉर्म में लिख दिया, एक टेबल बना दी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ग्रेविटी क्या है,
अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है, तो हमारे को क्या मिलनी, इंफॉर्मेशन मिल गई। उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, आपने पढ़ा, उस इंफॉर्मेशन को लर्न किया। अब वो आपके ऊपर है, लर्निंग कैसे ली आपने, या तो रट के ले ली होगी या समझ के ले ली होगी। अदरवाइज उस इंफॉर्मेशन से आपने लर्निंग की तो आपको नॉलेज मिली, और उस नॉलेज के बेसिस पे आपका क्या एवेल्यूशन हुआ, जो आपका एग्जाम होता था। आप एग्जाम पास कर गए, खत्म बात, आपको मार्कशीट मिल गई। जनरली क्या होता है, हम यहां पे खत्म कर देते हैं अपनी पढ़ाई को, कि फैक्ट्स थे, किसी ने लिखा, किसी ने लिटरेचर के बारे में पढ़ा, देखा, बुक्स लिखी, हमारे को वो मिली, हमने उन बुक्स को पढ़ा, मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन थी, न्यूज़पेपर था वो इन्फॉर्मेशन थी, जीके की बुक्स आती हैं वो इन्फॉर्मेशन थी, रीजनिंग के शॉर्टकट्स आते हैं वो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उनसे लर्न किया और मेरे को नॉलेज बन गई। उस नॉलेज से क्या किया, मैंने एक एग्जाम क्लियर कर लिया, और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या हुआ, बात खत्म। लेकिन अगर यहां तक जो नॉलेज मैंने ली है उसको मैं आगे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूं, फॉर ऑब्वियसली कोई भी चीज होती है वो किस लिए होती है, फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। आपने इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन अब वो जो इकोनॉमिक थ्योरीज है उनको देखो कि बाहर मार्केट में उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कोरोना में मजदूरों के पास काम नहीं है, सैलरी सबकी कम हो रही है, मार्केट में कुछ बिक नहीं रहा है, बिजनेसेस खराब हो रहे हैं। तो जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको यूज़ कीजिए। उस इकोनॉमिक्स को पास कर लिया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, 12th हो गई, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन जब हम उस इकोनॉमिक्स को यूज़ करने लगते हैं तब कहीं जाकर के हम कहते हैं कि अब्दुल कलाम बन गए, तब कहीं जाकर के हम कहते हैं कि आइंस्टीन बन गए, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, हमने उस नॉलेज को लेकर के खत्म नहीं कर दिया कि एक पेपर पास हो गया, उस नॉलेज को और एक्सप्लोर किया, उस नॉलेज को और ज्यादा आगे यूज किया हमने। फाइन, तो दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉन्टिन्यूम फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, रॉ फैक्ट्स, क्या हो रहा है आपके सामने, दिन भर में लाइट कितनी बार झपकती है, इट इज अ फैक्ट। हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमारे को पता पड़ जाएगा कि नहीं इन दिनों लाइट थोड़ी ज़्यादा झपक रही है, हमारे को एक टाइम का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस टाइम लाइट ज़्यादा झपकती है। आप मत ध्यान दीजिए तो भी लाइट तो झपकेगी। शाम के टाइम ये झुग्गी झोपड़ी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, तार के ऊपर अपना बिजली का इक्विपमेंट डालते हैं, वो तार डाल देते हैं, तो जैसे ही वो तार डालते हैं वो तार हिल रहा होता है तो स्पार्क होता है, थोड़ा सा हमारा वोल्टेज झपकता है। अब आप इस पर ध्यान मत दीजिए, इट इज अ फैक्ट, आप ध्यान दो चाहे नहीं दो वो तो झपकेगा। बट अगर आप थोड़ा सा एक पैटर्न स्टडी करने की कोशिश करें, डेटा रिकॉर्ड करने की कोशिश करें कि कितनी बार झपक रहा है, जनरली ये किस टाइम झपक रहा है, दैट इज डेटा आपने जब रिकॉर्ड करना शुरू किया, आपने एडमिनिस्ट्रेट शुरू करना शुरू किया, अब आपको समझ में आ गया कि शाम को 6 से 7 के बीच के अंदर ये फ्लक्चुएशन होती है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो इंश्योर कर सकते हैं कि 6 से 7 के बीच में जो हैवी डिवाइसेस हैं हमारी, जो कॉस्टली डिवाइसेस हैं, उनको ऑपरेट नहीं करें। भाई फ्लक्चुएशन हो रहा है, अब क्या सोल्यूशन है इसका? आप अगर मॉनिटर ही नहीं करते तो आपको पता ही नहीं पड़ता, पैटर्न ही समझ में नहीं आता, और पता पड़ा कि टीवी उड़ गया, फ्रिज उड़ गया। लेकिन अब जब मुझे समझ में आ गया और फिर कि भाई 6 से 7 के बीच में ये लोग अपनी वो डालते हैं उस तार के ऊपर, तो उस टाइम फिर अब मेरे पास क्या सोल्यूशन है? आइदर यू गो आउट एंड रिपोर्ट, और रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपनी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट किया जाए। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, उन रॉ फैक्ट से मैंने लर्निंग तो ली ना, नॉलेज तो मिली मुझे, उस नॉलेज का आगे अगर यूज़ हो रहा है फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, तो हम उसी रॉ फैक्ट्स को, उन्हीं एक्टिविटीज़ को जो हो रही हैं, इस बात का शोर करने से, रोने से बहुत मज़ा आता है कि हमारे ऊपर इन्होंने राज किया, हमारे ऊपर उन्होंने राज किया, उन्होंने हमारा ये तोड़ दिया, उन्होंने हमारा वो तोड़ दिया। लेकिन उससे लर्न क्या किया हमने? ये सारा शोर करके, और आज के यूथ को भी हम यही बता देते हैं कि उन्होंने राज किया इसलिए उनको मार दो, उनको भगा दो, उनका वो तोड़ दो, उन्होंने हमारा ये घर तोड़ा था, हम इनका घर तोड़ देंगे। दैट इज, कुछ हुआ था और वो आज आपको पता पड़ गया, इतना ही हुआ। उससे अगर हम लर्निंग लेते और विजडम की तरफ जाते तो पता पड़ता कि जो उन्होंने किया वो भी गलत था और उससे कुछ हासिल तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब आज भी उस चीज को करने के बजाय व्हाई नॉट थिंक ओवर कोरोना? क्यों ना हम ऐसा कुछ सोचें कि कोरोना के अंदर जो सैलरी कट्स हो रही हैं, जो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, जो मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल रही है, उनके लिए कुछ अरेंज किया जाए। उसकी चिंता हमारे को नहीं है, हमारे को क्या है कि किसी और ने हमारे ऊपर राज किया था इसलिए आज हम दूसरे पे राज करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक फैक्ट था, लेकिन आपने इसी लेवल पर लाके उसको खत्म कर दिया, आप उसको आगे नहीं ले गए।
ट्रू नॉलेज इज, ट्रू विजडम इज कि इन रॉ फैक्ट्स को कहां ले जाना है, विजडम तक ले जाना है। जब इनको यहां तक ले जाते हैं, देन यू गेट अ महात्मा गांधी, देन यू गेट एन अब्दुल कलाम आजाद, है ना। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस, इस कंप्लीट प्रोसेस का शुरुआत कहां से हो रही है? ये नॉलेज का भी मैंने आधा पार्ट ले लिया है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि नॉलेज गलती से कट गया, नॉलेज का भी आधा पार्ट मैं इधर ही ले रहा हूं। ये जो इस पूरे कॉन्टिनम का सेक्शन निकल के आया है, क्या सेक्शन आया है? फ्रॉम रॉ फैक्ट्स टू डेटा टू इंफॉर्मेशन टू नॉलेज टू विजडम। इस पूरे कॉन्टिनम का ये जो एक सेक्शन मैंने निकाल दिया, कौन सा? रिकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग भी, डेटा, ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। उसमें कोई एनालिसिस हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी, तो हमारे को क्या मिल जाएगी? नॉलेज। हाँ, नॉलेज का मैंने आधा पार्ट ले लिया है। नॉलेज दूसरे सोर्सेस से भी मिल सकती है, नॉलेज कम भी हो सकती है, नॉलेज कहीं और से भी यूज कर सकते हैं हम। तो सम पार्ट, कुछ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ जो मेरी नॉलेज है, भाई मैं दूसरे सब्जेक्ट से भी नॉलेज ले ही रहा हूं, तो इसलिए मैं नॉलेज को कंप्लीटली यहां नहीं ला रहा हूं, आधा कुछ एक कंपोनेंट में यहां लेके आ रहा हूं। तो ये जो पूरा कंपोनेंट है इस पूरी अच्छी इवोल्यूशन का, फ्रॉम जो हो रहा है से लेकर के उसको कैसे अवॉइड किया जाए, मैनकाइंड को बेटर किया जाए, जो इंटरसेक्शन पे गाड़ियां टकरा रही है उसको जब पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और अब हम यहां क्या करेंगे? विजडम से देखेंगे कि इस ब्लाइंड कॉर्नर का क्या किया जा सकता है। क्या इस ब्लाइंड कॉर्नर के जस्ट पहले एक स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए जिससे कि आने वाली गाड़ी अपने आप ही स्लो आएगी? तो ये क्या हुआ? इन रॉ फैक्ट्स को पढ़ के विजडम तक जाना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। अब जब गाड़ियां नहीं टकराएंगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, तो लोगों को चोट नहीं लगेगी। तो इस पूरे कंप्लीट कॉन्टिनम का ये जो सेक्शन है, दिस इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या है, ये है स्टैटिस्टिक्स। और इस कॉन्टिनम को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, अब जो वो निकला लो एक इंसान, उस इंसान को कोरोना हो सकता है नहीं हो। अगर उसको कोरोना है, इट इज अ फैक्ट। अगर कोरोना नहीं है, इट इज अ फैक्ट। चलो आगे जाओ। नेक्स्ट आया, कोरोना है, इट इज अ फैक्ट, नहीं है, इट इज अ फैक्ट। चलो जाओ। अब अगर मैं इनको मॉनिटर ही नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को पता ही नहीं पड़ेगा कि कम्युनिटी के अंदर कितना कोरोना स्प्रेड हुआ है। इसका मतलब फैक्ट तो था, उसको है कोरोना तो भी फैक्ट है, नहीं है तो भी फैक्ट है। तो इसका मतलब एक सच्चाई तो थी कि कोरोना है या नहीं है, लेकिन मैंने उससे कुछ लर्न नहीं किया क्योंकि मैंने उसको एडमिनिस्टर नहीं किया। लेकिन अगर मैं उसको लेता हूं, टेस्ट करता हूं और मुझे पता पड़ जाता है कि कोरोना है, तो आई विल स्टार्ट काउंटिंग इट। कोरोना है, कोरोना है, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। तो अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है? उन फैक्ट से डेटा बन रहा है। तब मैं अब क्या कहूंगा? अपनी पब्लिक को कहूंगा कि भाई कोरोना स्प्रेड बढ़ रहा है, आप ध्यान रखिए। हम आंख मीच के बैठ जाएं कि कोरोना नहीं है, हमारे को कोरोना हो ही नहीं सकता है, हमारी तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो फिर तो आप आंख मीच के बैठे रहिए, कोरोना का स्प्रेड हो जाएगा, दिन के 1 लाख केसेस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको टेस्ट कर रहे होते, हम उनको मॉनिटर कर रहे होते, हम ऐसे सिग्नल्स नहीं दे रहे होते कि देयर इज नो सच थिंग एज कोरोना, तो लोग क्या कर रहे होते? थोड़ा ध्यान रख रहे होते। अब हमने मिक्स सिग्नल्स देने शुरू कर दिए कि कोरोना कुछ नहीं है। हम अचानक से क्या कह देते हैं कि हम अमेरिका से अच्छे हैं, हम इटली से अच्छे हैं। तो यू आर इग्नोरिंग दीज फैक्ट्स, कीप इग्नोरिंग दीज फैक्ट्स। लेकिन अगर आप इनको मॉनिटर करते, अगर आप इनको एडमिनिस्टर करते, तो आपको सच्चाई पता होती, और फिर आज आप मेजर्स ले रहे होते। क्या मेजर्स ले रहे होते? कि हम ये जो कैजुअली मास्क लगा रहे हैं, मास्क को नीचे रख लेते हैं, इस मास्क को प्रॉपरली लगाएं, थोड़ा सीरियसली लें इस मास्क की एक्टिविटी को, तो हम लर्न करते। इसका मतलब ये जो सड़क से इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं, इनको कोरोना हो चाहे नहीं हो, इट इज अ सच्चाई, इट इज अ फैक्ट। लेकिन जैसे ही उन फैक्ट्स को देखना शुरू किया, आई विल बी एबल टू मेक प्रॉपर डिसीजंस। और यहां से यहां तक की जो जर्नी है, उस जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमारी स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स कहां शुरू हो जाती है? रिकॉर्डिंग डेटा। तो अब जो अगर आप अपना सिलेबस चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यही सारा कुछ उस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। क्या है? रिकॉर्डिंग डेटा। जैसे ही हम रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, तो मेरे पास खूब सारा डेटा आ जाता है। मतलब
जो बच्चा निकलेगा मेरे को अपने फर्स्ट ईयर के एवरेज परसेंट मार्क्स चाहिए। तो ठीक है, लाओ, फर्स्ट स्टूडेंट निकला यहाँ से, मैंने उससे पूछा हाँ भाई कितने मार्क्स आए, उसने कहा 72%। अगले से पूछा कितने आए, 84%। अगले से पूछा कितने आए, 92%। अगले से पूछा कितने आए, 68%। लेते जाओ, डेटा कलेक्ट करते जाओ। सच्चाई थी, फैक्ट थी, उनके मार्क्स आए हुए थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और जैसे ही मैंने उनको ऑर्गेनाइज किया, मैं भी उनको सॉर्ट कर दूंगा, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट कर दूंगा, जिस तरह से भी सॉर्ट करूं, जिस तरह से भी क्लासीफाई करूं, मैं भी क्लासेस बना दूंगा कि फर्स्ट क्लास में कितने हैं, डिस्टिंक्शन में कितने हैं, सेकंड क्लास में कितने हैं, पास क्लास में कितने हैं, जो भी मेरा क्लासिफिकेशन हो, उससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब मेरे को यह इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि मेरे पास जो फर्स्ट ईयर का बैच है उसकी एवरेज परसेंट मार्क्स कितने हैं, 72%। तो मेरे को एक आइडिया लग गया या नहीं लग गया कि आई हैव अ वेरी गुड बंच ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। तो जैसे ही मेरे को ये डेटा रिकॉर्ड हुआ, ऑर्गेनाइज क्लासीफाई हुआ, इंफॉर्मेशन मिली, अब मेरे को ये लर्निंग हो गई है कि मेरे पास जो बैच है वो अच्छा है। अब मैं इस बैच के लिए जो पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा सा अगले लेवल पे ले जा सकता हूँ, एडवांस टॉपिक्स पे भी बात कर सकता हूँ। वहीं पे अगर अभी मेरे को यहाँ पे पता पड़ता कि मेरे पास जो बैच है उसका एवरेज परसेंट कितना है, 56 है 12th का, तो मेरे समझ में आ जाता कि ये बैच कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, इनसे बेसिक बातें ही करनी है ना। तो ये इसी रास्ते से तो सारी नॉलेज आ रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया स्टैटिस्टिक्स अचानक से हमारी लाइफ में। क्या आप इग्नोर करते रहिए, फैक्ट्स इग्नोर होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, पता पड़ जाता है कि किस टाइम फ्लक्चुएशन होती है, यू कैन अवॉइड योर कॉस्टली यूजेज ऑफ कॉस्टली मशीन्स। पता लग गया कोरोना इन्फेक्शन बढ़ रहा है, हम अचानक से लोगों को कह सकते हैं कि नहीं अभी हम थोड़े सेफ नहीं है, अभी आप फिर से थोड़ा सा मास्क यूज कीजिए थोड़े टाइम के लिए। तो इसका मतलब इन फैक्ट्स को स्टडी करना और विजडम तक जाना, और रास्ता क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स। फाइन। हाँ, अब ऐसा है कि ये सारे के सारे फैक्ट्स, सारी दुनिया के फैक्ट्स रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, मॉनिटर नहीं किए जा सकते। तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा डेटा ले। स्टैटिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज करती है विच इज नोन एज सैंपलिंग। स्टैटिस्टिक्स का बेसिस ही क्या है, सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लो। आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी छोड़िए, मिठाई लेने जाते हैं, भुजिया लेने जाते हैं, तो खुला भुजिया अगर आप ले रहे हैं तो क्या एक टेंडेंसी होती है कि हम उसमें से थोड़ा सा भुजिया उठाते हैं और चख लेते हैं। मूंगफली लेने गए, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं और उसमें से एक मूंगफली निकाल करके टेस्ट कर लेते हैं। दैट इज सैंपल। अब ये जो 2 मूंगफली खाई, क्या आपको पता पड़ गया उससे जो आप 1 किलो मूंगफली लोगे वो अच्छी होगी? आइडिया लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि हमने रैंडमली एक सैंपल निकाला और वो अच्छी है तो हम ये मान लेते हैं कि वो बाकी मूंगफली भी अच्छी ही होगी। इन अदर वर्ड्स मैं क्या मान रहा हूं कि जो मेरे सैंपल की वैल्यू है वो ही बाकी पॉपुलेशन की भी वैल्यू होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं, है ना। तो ये सैंपलिंग का कंसेप्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स इसको बहुत ज्यादा यूज करती है। स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, जैसे अभी हमने वो जो सर्वे किया था वो 7 दिन के लिए किया या 30 दिन के लिए किया कि भाई इंटरसेक्शन पे एक्सीडेंट्स होते हैं, कोलिजन्स होते हैं या नहीं। अब लाइफ तो कब से चली आ रही है, लोग सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, 50 साल से रह रहे हैं, आगे भी 200 साल तक रहेंगे इस कॉलोनी के अंदर। तो फिर सारा डेटा तो मैं ला ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, सैंपल कर लिया कि 7-8 दिन का डेटा ले लेते हैं और अंदाजा लग जाएगा कि जनरली कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने कोलिजन्स होते हैं। तो ये ही स्टैटिस्टिक्स का आइडिया है कि जनरली कंप्लीट पॉपुलेशन नहीं लेती। कंप्लीट पॉपुलेशन अगर हम ले लें तो वो क्या हो जाता है, सेंसस। जितने एलिमेंट्स हैं उन सब से जाकर के अगर टेस्ट किया जाए, उन सब से डेटा लिया जाए, दैट बिकम्स सेंसस। ये वाला एक्सपेरिमेंट किया अभी मैंने। अब आपकी क्लास के अंदर लेट्स से 60 स्टूडेंट्स हैं, तो कायदा तो क्या बनता कि मैं सब 60 से मार्क्स लेता और फिर एवरेज निकालता, तो मेरे को ट्रू पिक्चर मिलती क्लास कैसी है। फैक्ट है वो क्या होता, सेंसस होता। क्योंकि इस पूरी क्लास के अंदर कितने हैं, 60 हैं, उन सब 60 से आप मार्क्स पूछिए और फिर बताना एवरेज मार्क्स क्या है। दैट इज सेंसस सर्वे। लेकिन अब हम अभी ही देख सकते हैं कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। पूरे 60 को अप्रोच करना कितना मुश्किल है। उन 60 में से कम 10, 15, 20 ने गलत नंबर दिए हुए होते हैं। 10, 15, 20 ऐसे होंगे जो फ़ोन नहीं उठाते अनजान नंबर देख करके। तो अल्टीमेटली मेरे 60 में से 30, 35, 40 तो ऐसे ही वेस्ट हो गए।
जिनको मैं कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या आइडिया लगाया कि ठीक है, सब नहीं होंगे, रैंडमली अपन कोई 10-20 जनों से पूछ लेते हैं। वो जो रैंडमली 10-20 से पूछा, दैट इज सैंपल। वो जो भुजिया थोड़ा सा उठाते ही आपको आइडिया लग गया कि बचा हुआ भुजिया भी अच्छा होगा, दैट इज सैंपलिंग। क्यों? क्योंकि आपने अज्यूम किया कि ये सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ये भुजिया बता रहा है कि बाकी भुजिया भी ऐसा होगा, ये 2 मूंगफली बता रही है कि बाकी मूंगफली भी ऐसी होगी। मिठाई लेते हैं हम, मिठाई को हम जनरली टेंडेंसी रहती है कि चेक कर लें कि ये सही है या नहीं, कि खट्टी तो नहीं हो गई है, कि पुरानी तो नहीं है। हाँ, कोई चलती हुई दुकान है तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई दुकान है जो थोड़ी कम चलती है, जिससे आपको अर्जेंसी में लेना ही पड़ रहा है सामान, तो आपकी एक टेंडेंसी रहती है कि आप उसको चेक कर लें। क्यों? क्योंकि अगर ये खट्टा नहीं है तो फिर बाकी का भी ठीक ही होगा। दैट इज सैंपलिंग। स्टैटिस्टिक्स सारा क्या करती है? सेंसस करना बहुत मुश्किल है, तो स्टैटिस्टिक्स सारा जनरली कहां पे बेस रखती है? जनरली सेंसस भी हो सकते हैं सर्वे। मैं आप 60 के 60 बच्चों से भी पूछ सकता हूं मार्क्स, तो वो क्या हो जाएगा? सेंसस हो जाएगा। और फिर भी मेरे को एवरेज मिलेगी और फिर मैं अपना लेक्चर प्लान उस हिसाब से बना लूंगा। तो सेंसस भी पॉसिबल है। जनरली सेंसस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती है। आज इंडिया का मैं देखना चाहता हूं कि यूथ क्या लेना चाहता है, बीकॉम लेना चाहता है या बीबीए लेना चाहता है। तो पूरे इंडिया का यूथ कैसे कवर किया जाएगा? कितना बड़ा, कितना पैसा लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा? इसीलिए आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर जो सेंसस होता है वो क्या होता है? हर 10 साल में एक बार होता है। 2011 में हुआ था और अब 2021 में होगा। उससे पहले 2001 में हुआ, उससे पहले 1991 में हुआ। क्यों ये 10-10 साल में एक बार होता है? क्योंकि सेंसस में पूरे इंडिया के लोगों का डेटा लिया जाता है। कितना मुश्किल है। तो सेंसस इज जनरली वेरी कॉस्टली, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टीडियस टास्क। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं? सैंपलिंग करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्कोप समझ में आया? डेटा रिकॉर्ड करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफाई करना। मतलब डेटा रिकॉर्ड करना तो क्या है? आप सब बच्चों के नंबर पूछना। ऑर्गेनाइज क्लासिफाई करना क्या है? एक टेबल बना देना। उस टेबल में क्या कर दिया? फर्स्ट क्लास कितने हैं, सेकंड क्लास कितने हैं, पास क्लास कितने हैं, डिस्टिंक्शन कितने हैं। भाई अभी तो ये रॉ डेटा है। अब इसमें से क्या होगा? ये बच्चा कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट क्लास में चला जाएगा। ये सब कहाँ चले जाएंगे? डिस्टिंक्शन में चले जाएंगे। कोई अगर 46 वाला भी है तो वो कहाँ चला जाएगा? पास क्लास में चला जाएगा। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग। इसको जब ऑर्गेनाइज क्लासिफाई कर देते हैं तो मेरे को अब उस डेटा से इंफॉर्मेशन मिलने लग जाती है, समझ में आने लग जाता है कि ओके फर्स्ट क्लास कितने हैं, ओके डिस्टिंक्शन कितने हैं। और फिर उससे जब लर्निंग लेके मैं काम करता हूँ आगे, अपना लेक्चर प्लान अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता हूँ। उस इंटरसेक्शन के जस्ट पहले स्पीड ब्रेकर बनवा देता हूँ, लोगों को कह देता हूँ कि अभी मास्क थोड़े दिन और लगाएं, 2-3 महीने और लगाएं। ये सारा क्या हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यहां से आने वाली लर्निंग। फाइन। तो दिस इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सैंपलिंग क्या है ये भी थोड़ा सा हमारे को आइडिया लगा। सेंसस है सबसे बात करना, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। सैंपलिंग इज उसमें से कुछ से बात करना। अब सारी मिठाई तो खा के चेक नहीं कर सकते, और सारी मिठाई खा के चेक कर ली तो घर क्या लेके जाएंगे? तो हम क्या करते हैं? 1-2 पीस ही लेते हैं। चलिए मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर हैं आप, और आप उसको चला करके चेक करते हैं, हाँ ये तीली सही है, लेकिन जैसे ही आपने उसको चेक किया वो तो खत्म हो गई। इसका मतलब अगर जो मैं तीलियां बना रहा हूँ, मैच स्टिक्स बना रहा हूँ, वो सही बनी या नहीं कैसे चेक होगा? 1-2 को चला लीजिए, अगर वो सही चल रही है इसका मतलब बाकी सारी भी सही ही आ रही होंगी। दैट इज सैंपलिंग। कि 1-2 को समझ लेना और अंदाजा लगा लेना कि बाकी कैसे होंगे। फाइन। सो दिस वाज आवर ओपनिंग डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज टॉपिक वाइज तो हमने कुछ बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है, लेकिन एक एनवायरनमेंट, एक आइडिया समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इसका आइडिया डेफिनेटली लगा होगा। क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट? क्योंकि रॉ फैक्ट्स चारों तरफ होते रहेंगे। अगर आपने नहीं देखा, आंख मींच के बैठे रहे, तो कोरोना के लाख, 1.25 लाख और किसी दिन 2 लाख और 4 लाख केस भी आएंगे। लेकिन अगर आपने इनको टेस्ट करना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो होगा ये कि हम यहां पर जाकर के जो नॉलेज मिलेगी उससे हम इंप्लीमेंटेशन लेवल पे चले जाएंगे। कि वो इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकता है? मास्क लगाए जाएं, हाइजीन का वापस से याद दिलाया जाए। अब कहाँ हम देखते हैं, सुनते हैं, सिवाय मोबाइल फ़ोन के कहीं पे भी अब हमारे को ये मैसेज ही नहीं मिलता है कि हाथ धोने। तो हमने क्या मान लिया? कोरोना ख़त्म हो गया। अनलॉक करना पड़ा जिससे कि लोग पैसा कमा सकें, लेकिन जैसे ही वो अनलॉक हुआ अब हम तो मार्केट जाने लग गए, हम तो होटल से खाना खाने लग गए। तो हमने तो वो सारी चीज़ें अब बंद कर दी। तो ये आइडिया है कि उन रॉ फैक्ट से विजडम लाई जा सके।
और इस रास्ते में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? स्टैटिस्टिक्स प्ले कर रही है। ये जो डेटा आएगा, जो एक्सपेरिमेंट्स में, जो फिजिक्स के हमारे को फॉर्मूले पता है, जो मैथ्स के फॉर्मूले पता है, वो आए कहाँ से हैं? बार बार डेटा रिकॉर्ड किया गया, वहाँ से आए। दिस इज वॉट स्टैटिस्टिक्स विल डू फॉर अस। ये एक कंप्लीट कंसेप्ट है कि एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि इन सबको कवर कर रही है, जो कि डेटा को कवर कर रही है, डेटा के ऑपरेशन को कवर कर रही है। अब आप स्टैटिस्टिक्स की जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो कोई डेफिनेशन तो कह रही होगी इट इज़ एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा, कोई कह रहा होगा इट इज़ एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग डेटा। तो कुल मिला के ये सारा कुछ क्या है? स्टैटिस्टिक्स। फाइन, सो दिस वॉज इट फॉर आवर ओपनिंग डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिक्स. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.